मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पुलिया और मोहम्मदी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 817 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और साथ ही भूमि शरण से प्रभावित 2350 परिवारों और थारू जनजाति के 4356 परिवारों को भू अधिकार पट्टे वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने बिना भेदभाव विकास का दावा करते हुए पूर्व में दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी बात कही है। तो 817 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। हजारों परिवारों को भू अधिकार पट्टे भी उन्होंने सौंपे। थारू जनजाति के मुकदमे वापस लेने की घोषणा भी सीएम ने की है। तो बड़ी सौगात लखीमपुर खीरी वालों को यूपी सीएम ने दी है। सीएम योगी का लखीमपुर खीरी दौरा रहा बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा था और देखिए कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी इस दौरान किया गया है। 817 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। बहनों और भाइयों, आज का एक कार्यक्रम केवल अधिकार प्राप्त करने का आयोजन मात्र नहीं है। यह अधिकार से आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से आत्मसम्मान की एक ऐतिहासिक यात्रा का यह वृतांत भी है। यानी आपको अधिकार मिल रहा है तो अधिकार के साथ साथ आत्मसम्मान भी मिल रहा है और आत्मसम्मान के साथ साथ ये आत्मनिर्भरता की भी गारंटी है। मिर्जापुर में चर्चित अधिवक्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार कर लिया है। बड़ौदा स्थित पीएससी गेट के पास में पहाड़ी इलाके में पुलिस और आरोपी के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें राजेंद्र सोनकर को दबोच लिया गया। आरोपी ने 11 अप्रैल को अधिवक्ता राजीव सिंह को उनके घर के बाहर गोली मार करके हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि पूरे मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो सके। तो आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। अधिवक्ता हत्याकांड का आरोपी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। पुलिस मुठभेड़ में राजेंद्र सोनकर पकड़ा गया है, उसके पैर में गोली भी लग गई मुठभेड़ के दौरान ही। और देखिए फिलहाल इस आरोपी से पूछताछ पुलिस कर रही है। रॉबर्ट्सगंज तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। उस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध आया और ये व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने इसका पीछा किया। पीछा करने के दौरान जो पीएससी के आगे की रोड है वहाँ पर इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी कार्रवाई करते हेतु आत्मरक्षार्थ फायरिंग करी, जिसमें इस व्यक्ति के दोनों पैरों में गोली लगी है और इसका जो चिन्हीकरण हुआ वो उसी नामजद अभियुक्त के रूप में हुआ। जिसका बांदा में एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गिरवा थाना क्षेत्र के गांव में हुई इस घटना में मृतका का अंतिम संस्कार बिना पुलिस को सूचना दिए ही कर दिया गया था और करीब एक हफ्ते बाद मां की शिकायत पर जिलाधिकारी ने शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शव बाहर निकाला गया और अब डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। पूरे मामले की वीडियोग्राफी भी कराई गई है और अब पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। विधिक कार्रवाई पोस्टमार्टम के बाद ही बताई जा सकती है। जो पोस्टमार्टम में तथ्य आएंगे उसके आधार पर होगा। और ये आवेदिका है ग्राम मसूरी की। इन्होंने बताया था कि इनकी बेटी का शव घर से बरामद हुआ था 2-3 की रात्रि मार्च में, संभवतः फांसी के कारण। और उस समय इनके कोई शक और किसी के ऊपर कुछ आरोप का वजह नहीं था। तो उस समय उन्होंने इसका समय बॉडी को यहाँ पे गांव में ही इन्होंने दफना दिया था। अब उनके द्वारा आवेदन किया गया है कि वो अपनी बेटी का शव का पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। उनके आवेदन के आधार पर ही हम लोगों ने ये कार्रवाई। जब मैंने देखा है लड़का को तो दौड़ के मार खोल के भाग गया। वो मेरे हाथ में उसकी बनियानी आ गई, मुझको यहाँ पे गिरा दिया। तीसरे चौथे दिन उसके बाद मातारी रोज घर पे आते थे। क्या नाम था उसका? सर नाम नहीं जानती थी, वहाँ दूर पे रहते हैं। रोज आते थे कि बताना नहीं उनको, नहीं अगर जो तुम बता दिया तो हाँ मैं 2-4 बड़े आदमी लेके तुमको मार देंगे। तुमका जबकि तेरे आदमी घर पे नहीं है, तेरे बच्चे नहीं, तेरी बेटी।
रायबरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा के पर्सनल लोन घोटाले में पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शहर कोतवाली पुलिस ने जेल रोड से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक बैंक का क्रेडिट ऑफिसर भी शामिल है और आरोप है कि फर्जी सैलरी स्लिप और नियुक्ति पत्र तैयार कर लोन पास कराए गए और बैंक को चूना लगाया गया। पुलिस इस पूरे गिरोह की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। मामले में पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अन्य आरोपी जो हैं, फिलहाल पुलिस उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रही है। पर्सनल लोन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा। बैंक क्रेडिट ऑफिसर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी दस्तावेज बनाकर एक बड़ा फ्रॉड किया गया, बड़े स्तर पर फ्रॉड किया गया है और जो बचे हुए आरोपी हैं उन्हें पुलिस फिलहाल ढूंढने का प्रयास कर रही है। मुख्य शाखा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा तहरीर देकर बताया गया था कि उनकी मुख्य ब्रांच पर 48 खातों पर फर्जी दस्तावेज लगाकर पर्सनल लोन कराए गए हैं। इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। वह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बैंक से प्राप्त दस्तावेजों और विवेचना के क्रम में यह पता चला कि इस ग्रुप द्वारा अन्य जनपदों से अपने मित्र व रिश्तेदारों के जो बैंक अकाउंट होते थे उनको रायबरेली शिफ्ट कराया जाता था। कुशीनगर में एक युवती के अपहरण का एक मामला सामने आया, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। रामकोला थाना क्षेत्र के रहने वाले युवती को बोलेरो सवार बदमाशों ने सुनसान जगह से अगवा कर लिया। परिजनों के द्वारा सूचना देने के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता सामने आई। हालांकि युवती ने सूझबूझ दिखाते हुए आरोपियों के चंगुल से खुद को छुड़ाया और पिता को सूचना दी। 36 घंटे के बाद में वो सकुशल अपने घर पहुंची और पीड़िता ने अपनी आप बीती अपने परिवार वालों को बताई। लेकिन आखिर पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पुलिस को जब कंप्लेन की गई है तो उसके बाद पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की। लेकिन आप ये देखिए कि समय रहते युवती ने सूझबूझ दिखाई है और किसी तरीके से उसने खुद को बचाया। 36 घंटे के बाद में सकुशल युवती अपने घर पहुंची है और घर पहुंच करके युवती ने अपनी पूरी आपबीती अपने परिवार को सुनाया और परिवार को सुनाने पर परिवार जो है वो पुलिस के पास में पहुंचा और पुलिस की कार्यशैली पर सीधे सवाल खड़े किए कि आखिर क्यों समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। ये तो बच्ची ने समय रहते सूझबूझ दिखाई, अगर बच्ची सूझबूझ नहीं दिखाती तो उसके साथ में कुछ भी हो सकता था। यहाँ से मैं दुकान पे जा रही थी तो पुल पड़ा, उसी पुल के आगे मतलब इतनी बोलेरो से आए सब, एक छोटे से बच्चे को उतार दिए सब और उसके बाद मुझे बरियाई से बैठा लिए सब। तो वहाँ से छोटा बच्चा मतलब साइकिल लेके गया और वहाँ से मुझे लेके गए सब गोरखपुर के रास्ते जाके अयोध्यापुरा घुमा के और उसके बाद तब फैजाबाद लेके गए सब। तो वहाँ सुनसान जगह था तो वहाँ पे मतलब पीने लगे सब वो सब। तो मैं चुपके से बस आ रहा था तो चुपके से बस में जाके चढ़ गई। जैसे सर जब मालूम हुआ कि हमको शाम को कि दुकान पर नहीं है तो उसके बाद हम फ़ोन मिलाए कई रिश्तेदारों पास तो कोई नहीं बताया कि हाँ हमारे यहाँ आई है। उसके बाद हम जा रहे थे रैया पार पहुँचे थे तब तक इसका फ़ोन आया कि हम फैजाबाद में हैं। तो हम पूछे कि अकरम कैसे गई हो, तो बता रही है कि 3-4 लोग थे और बोलेरो लेकर आए और ज़बरदस्ती बैठा लिए। जब शोर मचाए तो कोई नहीं बोला। यहाँ से ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता पवन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। पवन, कब और कहां से अपहरण हुआ है? पवन, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तो पवन तक कभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, एक अपहरण से जुड़ा हुआ पूरा मामला, एक बच्ची जिसे अपहरण करके कुछ बदमाश उठा करके ले गए, लेकिन बच्ची ने समय रहते सूझबूझ दिखाई है और 36 घंटे के अंदर बच्ची सकुशल अपने घर पहुंची। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। पुलिस को शिकायत दी गई, लिखित में शिकायत दी गई और इस शिकायत की कॉपी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी चल रही थी कि जब पुलिस को शिकायत की गई तो उसके बाद में आखिर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। समय रहते पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए था।
लेकिन उसके बाद में भी आप देखिए कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर बच्ची समय रहते सूझबूझ नहीं दिखाती तो बच्ची के साथ में कुछ भी हो सकता था। इसलिए बड़ा सवाल यही है कि पुलिस से जब कार्रवाई नहीं करेगी तो आम जनता किस पर भरोसा करे। कुछ घटना घटित होती है तो हम पुलिस के पास में जाते हैं, पुलिस को कंप्लेन करते हैं और पुलिस का काम है, कर्तव्य बनता है पुलिस का कि वो घटना के बारे में जांच पड़ताल करे, आम जनता की सहायता करे, आम जनता के लिए काम करे। लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आखिर क्यों पुलिस की निष्क्रियता इस मामले में दिखाई दी? इसलिए सीधे तौर पर पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए कि क्यों पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। रामकोला पुलिस के कार्यप्रणाली पर सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी। कोई तो वजह होगी। पुलिस का अभी तक कोई बयान भी सामने नहीं आया है, कोई रुख भी सामने नहीं आया कि क्या वजह थी, किस वजह की वजह से पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। लेकिन ये देखिए आपकी युवती ने समय रहते सूझबूझ से खुद को बचाया है। 36 घंटे के बाद में युवती सकुशल अपने घर पहुंची। रामकोला पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उच्च अधिकारियों को अभी इस बारे में कोई जानकारी है या नहीं, इसकी भी जानकारी ले लेते हैं हम संवाददाता से। पवन हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। पवन, कब और कहां से गिरफ्तारी हुई, अपहरण हुआ है, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी आपसे। जी खुशबू, बता दें कि विजयपुर पर एक लड़की काम करती थी, युवती काम करने जा रही थी तो कुछ नकाबपोश बोलेरो से आते हैं और युवती का कहना है कि मुझे बोलेरो में जबरदस्ती बैठा कर लेके चले जाते हैं। ठीक है। युवती बार बार उनसे हाथ पैर मारती है, लड़ती है। युवती का कहना है कि मुझे गोरखपुर तक ले जाया गया है युवती के साथ, और युवती ठीक 36 घंटा बाद अपने परिवार को फोन करती है कि हम यहाँ पे हैं। फिर उनके पिता जाकर लाते हैं वहां से, और लड़की उनके पिता थाने पर, रामकोला थाने पर तहरीर दे रहे हैं कि हमारे लड़की के साथ ऐसा हुआ है, उनको किडनैप किया गया था। लेकिन पुलिस अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, नहीं, और अभी FIR दर्ज है। परिवार वालों ने कब पुलिस को कंप्लेन की है? युवती के घर पहुंचने के बाद में कंप्लेन की है या 36 घंटे जिस दौरान युवती गायब थी उस वक्त परिवार ने कंप्लेन की है? एक बार उस बारे में जानकारी पवन। पिता से कहा कि हमको किडनैपर ने उठा ले गए थे, और फिर जब पिता को पता चला युवती के साथ गए हैं, तहरीर दिया भी, तब मुकदमा नहीं लिखा गया। और परिवार के जो लोग हैं वो पुलिस पर क्या आरोप लगा रहे हैं फिलहाल? पुलिस पे ये आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक हमारे कई बार जाने के बावजूद भी हमारी लड़की किडनैप हो गई थी, उसके साथ हादसा भी हो सकता था, लेकिन पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। बिल्कुल पवन, देखिए इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब लिखित में शिकायत दर्ज की गई तो उसके बाद में भी पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या वजह है? सबसे बड़ी ये है लापरवाही पुलिस की है, देखी जा रही है कि अभी कुछ 72 घंटा बाद एक एसिड अटैक भी हुआ था एक लड़की के, एक परिवार के बाद एक लड़की की मौत हो गई थी। फिर दोबारा एक और घटना घटी, लेकिन अभी पुलिस के कान में तेल डालकर बैठी हुई, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कुंभकर्ण की पवन, लेकिन इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा ना। पुलिस कान में तेल डाल के बैठी हुई है, क्यों कान में तेल डाल के बैठी हुई है? आम जनता के लिए पुलिस को काम करना चाहिए, इन शिकायतों पर काम करना चाहिए, फिर क्यों नहीं कर रही है? आखिर ये जो निष्क्रियता दिखाई दी जा रही है पुलिस की, क्यों दिख रही है? वजह क्या है इसकी? और इस बारे में भी आपसे पवन जानकारी चाहूंगी कि पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं, क्या उन्हें अभी तक इस बारे में कोई जानकारी है? नहीं, अभी ये लोग थाने पर तहरीर दिए हैं, अभी यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है। अब ये SP के पास जाते हैं या किसके पास जाते हैं, फिर देखा जाएगा कार्रवाई क्या होती है। लेकिन अभी तक तो फिलहाल इनकी पुलिस की नाकामी कही जाएगी कि इतना बड़ा हादसा टला है, किस तरह कुछ उसके साथ कुछ हुआ नहीं है। फिर भी रामकोला पुलिस पवन बोल क्या रही है? मुझे ये बताएं कि रामकोला पुलिस का फिलहाल रुख क्या है? रामकोला पुलिस कोई तो वजह बता रही होगी कि आखिर ये वजह है, इस वजह से हमने इस मामले में कार्रवाई नहीं की। और इस तरीके से पहले भी आपने बताया कई मामले। महिला के तहरीर, महिला के परिवार से बात हुई है। महिला के परिवार वाले कह रहे कि मैं कई बार थाने पर गई लेकिन पुलिस सुन नहीं रही है। तो इस तरीके से जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इन मामलों में प्रशासन को और उच्च अधिकारियों को एक्शन लेना होगा, कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि इससे आम जनता परेशान हो रही है बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस पर संज्ञान लेना चाहिए। किस वजह से पुलिस अभी मुकदमा नहीं कर रही है, FIR दर्ज नहीं कर रही है, लड़की भटक रही है। न्याय व्यवस्था जो है कहीं न कहीं चरमराई हुई है अभी तक का। बिल्कुल पवन, ये इस तरीके से न्याय व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई नजर आ रही है। अच्छा पवन, एक बात और आपसे जानना चाहूंगी कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, उच्च अधिकारियों को भी आप बता रहे हैं कि अभी तक उन्हें पता ही नहीं है,
और पुलिस वाले खुद ये कह रहे हैं कि उन्हें भी मतलब इस मामले में वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कोई राजनीतिक दबाव देखने को मिल रहा है क्या? नहीं, फिलहाल इसमें तभी तो राजनीतिक दबाव देखने को नहीं मिल रहा है। अभी पुलिस 36 घंटा हुआ है उसको आए हुए। पुलिस अभी हम लोग भी पैनी नजर बनाए हुए हैं कि क्या पुलिस पे कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है। पूरी मीडिया लगी हुई है कि क्या इस लड़के को इसका न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा पुलिस विभाग द्वारा। बिल्कुल, इस तरीके के जो पुलिस अधिकारी है पवन, मुझे लगता है कि उन्हें शायद सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो बार बार जनता कंप्लेन कर रही है, पहले भी आपने मामले बताए, उन मामलों में भी कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस, तो फिर आखिर पुलिस वहां बैठी क्यों है? पुलिस कार्यालय में क्यों बैठी है? उच्च अधिकारियों को अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बहुत ही निंदनीय ये मामला है। पवन, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस मामले को लेकर के। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। के मोहनलालगंज ब्लॉक के धनुवासाण में प्रशासनिक लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। गांव का मुख्य रास्ता वर्षों से खराब पड़ा हुआ है और जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस रास्ते से रोजाना स्कूली बच्चे और ग्रामीण गुजरते हैं, जिससे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय महिलाओं ने जल्द से जल्द सड़क निर्माण और जल निकासी की व्यवस्था की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। है राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज ब्लॉक अंतर्गत। आपको बता दें कि यहाँ पर गांव में एक रास्ते का जो है मामला काफ़ी समय से जो है अटका हुआ है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। ये रास्ता है, तस्वीरों में आपको दिखा दें कि इधर दिखाइए। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम माया है। मैं यहीं से रोज आती जाती हूँ। एप्लीकेशन भी दी हूँ, एसडीएम से डीएम से सबको दी हूँ एप्लीकेशन। यहाँ तक का तहसील ब्लॉक में दी हूँ, संजू राय को भी दी हूँ, सेक्रेटरी से दी हूँ, प्रधान से भी, सबसे कही हूँ। कभी आज तक का सुना है? समय से ये रास्ता आपका जो ये पता नहीं कितने 15, 20, 25 सालों से ऐसा है। और कम से 5-6 साल हो गए मुझे दौड़ते दौड़ते एप्लीकेशन पता नहीं कितने को दिए, ऑनलाइन भी किया, कुछ नहीं आते, बेचते किस। से आपने बातचीत? हमने प्रधान से भी बातचीत, यहाँ के प्रधान। हाँ यादव। और सचिव? सचिव तो अभी नहीं बता सकते यहाँ के कौन है। संजीव राय कौन है? संजीव राय सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी हैं। हाँ। तो इन लोगों से आपकी वार्तालाप हुई? मेरी बात भी हुई, फोटो भी खींच के ले गए, जांच भी हुई, सब कुछ हुई, मगर आज तक का कुछ नहीं बोले, ही बचत नहीं है, सुनवाई नहीं है कोई आज तक का। क्या कह रही हैं? यही कहते हैं कि अभी कोई लक्ष्मी। क्या कह रही हैं बताइए? वो बता रहे हैं कि मतलब अभी मतलब इसका पैसा जो मतलब आया है तो पास नहीं हो, जब पास हो जाएगा तभी बनेगी, इसके पहले नहीं बनेगी। नहीं करेगा, सारी महिला जाके तहसील में खुद बैठेंगे ब्लॉक में। बिल्कुल, ये वो महिलाएं थीं जिन्होंने इस रास्ते के लिए जो है आवाज़ उठा रही हैं लगातार, और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर ये रास्ता नहीं बना तो ये लोग सारी महिलाएं जो हैं तहसील में धरना प्रदर्शन करेंगी। अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार इस रास्ते की सुध लेने के लिए यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी कब यहाँ पहुँचते हैं और इस रास्ते का निर्माण कार्य कराया जाता है। लखनऊ से इंडिया आहेड के लिए जयसरण तिवारी। पीलीभीत के बीसलपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रसूला में मिड डे मील योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। औचक निरीक्षण के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी को जहां स्कूल में करीब 30 बच्चे ही मिले, वहीं रजिस्टर में 70 की उपस्थिति दर्ज पाई गई और इससे बजट बढ़ाने के लिए फर्जी हाजिरी का संदेह गरमा गया है। स्कूल में बच्चों का भोजन कंडों पर और शिक्षक की चाय गैस पर बनती हुई मिली, जिससे भेदभाव भी उजागर हुआ और मामले को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। कहा है कि इस मामले को लेकर जल्द से जल्द जांच पड़ताल होनी चाहिए। आज ग्राम रसूला के प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय विद्यालय में 30 बच्चे उपस्थित पाए गए। कल 9 तारीख थी, कल रजिस्टर पे कोई अंकना नहीं की गई थी और विगत दिनों में 60, 61, 64 इस तरीके की उपस्थिति पाई गई, जिससे प्रतीत होता है कि उपस्थिति जो है टीचर के द्वारा बढ़ा के दी जा रही है। दूसरी बात है चूल्हे पे गैस खाना बनने की, तो जिस समय मैं गया था वहाँ एक मिट्टी चूल्हा था जिसमें उपले वगैरह थे और जो खाना बना हुआ था आज तहरी, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चूल्हे पे ही बना हुआ है, क्योंकि उसमें नीचे मिट्टी और राख लगी। शाहजहांपुर में एक क्राइम इंस्पेक्टर की संदिग्ध हालत में मौत से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इंस्पेक्टर का शव उनके आवास के बाथरूम में मिला और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा।
मृतक इंस्पेक्टर राजेश सिंह मूल रूप से उन्नाव के निवासी थे और हाल ही में उनका स्थानांतरण बंडा से पुआया किया गया था। अंबेडकर नगर में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के बिड़हर पुल के पास बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी से तमंचे के बल पर करीब 17 लाख रुपए लूट लिए। व्यापारी बिहार से वसूली कर वापस लौट रहा था और तभी कार से आए बदमाशों ने उसे रोककर वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर बदमाशों ने उसके सिर पर तमंचे के बट से हमला किया और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने 3 टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्षेत्र के बिड़हर घाट पुल के पास 2 व्यक्तियों से बैग छीनने की घटना प्रकाश में आई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी और घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। लखनऊ बरौनी से उतरे 6:15 बजे आ रहे थे, इधर बुढ़ार पुलिस चौकी बुढ़ार पुल पार किए। उसके बाद एक स्विफ्ट VDI आई, ओवरटेक करके हैंडबैग था, उसी को छीन के ले गए। उसमें मेरा कैश पैसा था। कितना था?